कांग्रेस का राज देखेंगे, उस राज में मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें सही थी, चीज़ें गलत भी हो सकती हैं क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है। क्या सिचुएशन है आपकी पार्टी में? अंदरूनी कलह जग जाहिर है, कुछ छुपी तो है नहीं, क्या माहौल है अभी? अरे भाई, अंदरूनी कलह आप जो है ना, आप पत्रकार की कांग्रेस की अंदरूनी कलह की बात करते हो। अंदरूनी नहीं, आपको जनता थोड़ी, आपको तो आपकी पार्टी हरा रही है, वो आदमी उसको हराना चाहता है, वो वहां से अपना काटा निकालना चाह रहा है। आप और ये बिल्कुल परिवारवाद है क्योंकि आज के दिन महम के हल्के में कोई एक भी व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं होगा कि आनंद सिंह गांधी के लड़के वो अपने टैलेंट या लोकप्रियता की वजह से जनता उनको पसंद करती है, इसलिए उनको एक विधायक की टिकट दी जाए। आज के दिन 10 की 10 सीटों पर फाइट नहीं, 3-4 सीटें आपको बिल्कुल अलग से दिखाई देती हैं कि वो है, जैसे रोहतक है, सोनीपत है, शैलजा जी की सीट है, सिरसा की सीट है, हमारी साथ की सीट भिवानीवाड़ी है, हिसार भी ऑलमोस्ट है। तो ये सीटें तो एक एडवांटेज दिखाई देती है। आप पूछना उनसे, मैं भी पूछता हूँ, अगर वो सुनते हो अरविंद शर्मा जी, तो बताएं कि क्या क्वालिटी पैदा कर दी आपने इन प्रोग्रामों से। जिसको आप कलह कह रहे हो वो कलह कहीं नहीं है। और फिर दूसरी बात, आप बीजेपी की कलह की बात क्यों नहीं करते जहाँ इनके ये साफ दिखाई दे रही है। कितने नेता खट्टर साहब ने घर बैठा दिए, आप क्या वो आराम से बैठे हैं क्या? रामविलास शर्मा की आप कौन देखो, ओम प्रकाश धनखड़ देखो, कैप्टन अभिमन्यु, मतलब वो सब उनकी कला की आप बात नहीं करते कभी। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कहते हुए सभी एक भी नेता बता दे, कोई नेता उभारा हो तो नेता छोड़ छोड़ के बेशक गए हो। उदाहरण कृष्ण मूर्ति का देते हैं वो, बोले पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बता दो आपकी कौन नेता भूपेंद्र हुड्डा ने उभार दिया। रघुवीर कादिया ने 6-7 दफा विधायक बन लिया, फिर वो तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं वो अपनी पुत्रवधू को आगे कर रहे हैं। परिवारवाद को भी आप लोग बढ़ावा दे रहे हो, लोग ये भी कहते हैं। आपका जो सवाल है ना, उसका 2 हिस्से में जवाब देना। नमस्कार। हरियाणा में जो है चुनावी महासंग्राम जो सरगर्मियां तेज हैं, गर्मी भी जो लगभग 40 के करीब पारा है, लेकिन सियासी पारा जो है वो 100 के पार है। और रोहतक लोकसभा जो है हरियाणा में लगभग चर्चित और हॉट सीट जो है वो बनी हुई है। और अब पिछले 2 दिन से लगातार बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी के प्रत्याशी जो अरविंद शर्मा है या बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता हैं, वो लगातार चैलेंज जो हैं वो दीपेंद्र हुड्डा को कर रहे हैं। लगातार अरविंद शर्मा का जब विरोध हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि भी अरविंद शर्मा जो है लोगों के बीच में नहीं गए, गाँव में नहीं गए। कांग्रेस के लोग भी ये बात कह रहे थे। लेकिन अब पिछले 2 दिन से बीजेपी की तरफ से एक सूची जारी की गई है 1929 कार्यक्रमों की। पिछले 5 साल में अरविंद शर्मा ने 1929 कार्यक्रम किए हैं और दीपेंद्र हुड्डा को चैलेंज दे दिया कि आपके अगर 2004 से 2024 तक 1929 कार्यक्रम है तो आप लोगों के बीच में सूची जारी कर दो। ये तो कांग्रेस के लोग हैं, हवा बना रहे, इस तरह की बात करके उन्होंने चैलेंज कर दिया। सुखवंत सिंह इस वक्त जो है वो मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार जो है बीजेपी के लोग दीपेंद्र को घेर रहे हैं। सुखवंत भाई, लगातार अरविंद शर्मा का गांव में विरोध हो रहा था, लोग कहते थे हमारे बीच में नहीं आया। अब बीजेपी की तरफ से एक सूची जारी की गई है 1929 कार्यक्रमों की। 1929 कार्यक्रम 5 साल में अरविंद शर्मा ने किए हैं, जनता के बीच में गए हैं। कांग्रेस के लोग बका रहे थे, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया और दीपेंद्र से कहा है कि वो अपनी सूची जारी करे अब कि भाई वो कितने लोगों के बीच में गया, कितनी बार गया है। मोहित भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके दर्शकों को नमस्कार। क्वांटिटी और क्वालिटी 2 चीज़ें होती हैं। एक क्वांटिटी होती है, एक क्वालिटी होती है। क्वांटिटी ज़्यादा होगी क्वालिटी की, मेरे को अभी इस बात का नहीं कि ये क्या है। बीजेपी जैसे एक नैरेटिव सेट करती है तो उसने ये बता दिया कि हमने इतनी क्वांटिटी में प्रोग्राम किए हैं। अब उनकी क्वालिटी कितनी रही, क्वालिटेटिव कितना इफ़ेक्ट वो प्रोग्राम कर पाए, आप ये देखें। ये लड़ाई अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा की नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों की है। एक गुजरात मॉडल है, एक हरियाणा मॉडल है, ये उसकी लड़ाई है जिसको ये लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा चतुर हैं और नैरेटिव सेट करते हैं। अब गुजरात मॉडल जो है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड है। हरियाणा का मॉडल आप देखेंगे, हरियाणा का समाज देखेंगे, मॉडल देखेंगे, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। 2 ही तो आदमी हैं, मोदी और अमित शाह, जिन्होंने सेंट्रलाइज कर लिया। अरविंद शर्मा उन्हीं का तो प्रतिनिधि है, उसने 10,000 प्रोग्राम कर दिए होंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अल्टीमेटली जाकर के ताकत वो किसको देगा? वो जाके उन्हीं को तो ताकत देगा। उनको जब ताकत देगा तो क्या होगी? किसान, मजदूर, गांव, ग्रामीण, शोषित, वंचित, इन लोगों की क्या हालत बीजेपी ने पिछले अपने इस 10 साल के दौरान की है। किसान आंदोलन, ये सब चीज़ें। अरविंद शर्मा वो व्यक्ति है जो जाकर के उन लोगों को ताकत देगा। दीपेंद्र हुड्डा वो व्यक्ति है जो उस विचारधारा को ताकत देगा जो इस विचारधारा के एंटी है। जो आप कांग्रेस का राज देखेंगे, उस राज में मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें सही थी,
चीज़ें गलत भी हो सकती हैं क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन कंपेरेटिवली बीजेपी के 10 साल के राज को आप देखेंगे तो इसमें आज मैं कह रहा हूं कि अगर मोदी एक बार और आ गया देश में तो ऐसे ऐसे लोग आपको पैदा हो जाएंगे कि खाने के लाले पड़ जाएंगे। कितने ये डिस्कशन और ये डिबेट बिल्कुल सारी चीज़ों को डिरेल करने के लिए है कि सही इश्यूज ना लोग वो करें। तो ये हमने इतने प्रोग्राम किए, उसने कितने किए, अब क्वालिटी आपने क्या इम्पैक्ट पैदा किया। आप रोहतक लोकसभा में बीजेपी के एमपी रहे अरविंद शर्मा जी, और बीजेपी की ऊपर भी सरकार थी नीचे भी सरकार थी। आप उनसे अगर इंटरव्यू करने का आपको मौका मिले या कहीं मिले तो उनसे ये पूछना कि आपको ये एक चीज़ ऐसी बता दो जिससे समाज में कोई बदलाव आया हो, जिससे यहाँ की जो अधिसंख्य संख्या है, अधिसंख्य जो आबादी है वो किसानों की आबादी है या किसानों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उनकी जीवन शैली में, उनके जीवन में क्या बदलाव आपके इस 10 साल के दौरान आया, आपने प्रोग्राम कितने किए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट। ये कोई डिबेट थोड़ी है कि मैंने इतने किए तो उसने इतने किए, मतलब ये दूसरी प्रकार की चीज़। आपने बदलाव क्या किया, आपने क्वालिटी कितनी। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा ने बदलाव किया। दीपेंद्र हुड्डा ने बदलाव ये किया कि वो सबसे बड़ी चीज़ इशू है ना इस देश में, वो संविधान है, वो डेमोक्रेसी है। आज दीपेंद्र हुड्डा को कोई भी एक व्यक्ति 8 साल से लेकर के 80 साल के बूढ़े तक का कोई भी व्यक्ति उसको रोक के बात कर सकता है। इधर दूसरी इनकी एरोगेंट जो बिहेवियर है बीजेपी का, लोकतंत्र को खत्म करने लग रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को सही तरीके से रख पाए, ऐसा माहौल किस लीडर ने पैदा किया। तो ये डिबेट दूसरे प्रकार की, ये डिरेल करते हैं, सही मुद्दों की तरफ नहीं जाते। मोदी जी भी यही करते हैं, तो अरविंद शर्मा उसके यहाँ पे प्रतिनिधि हैं तो वो भी तो वही करेंगे। ये अलग, और इनकी ये लोग है ना सही मतलब बात को, भाई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लोगों का जीवन स्तर है, सबसे पहला मुद्दा तो पेट का ही होता है ना, उसके बाद ही सारी चीज़ होती हैं। ये सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर है, धर्म के ऊपर आपने देख लिया और इसके ऊपर, और फिर सारी चीज़ों को डिरेल करते हैं। और इसी डिरेल करने का इनका प्रयास है कि हमने इतने प्रोग्राम किए। आप पूछना उनसे, मैं भी पूछता हूँ, अगर वो सुनते हो अरविंद शर्मा जी, तो बताएं कि क्या क्वालिटी पैदा कर दी आपने इन प्रोग्रामों से। जनता के बीच में रहे हैं, जनता के सुख दुख में रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा बता दे कितनी बार सुख दुख में रहा है। नहीं, मैं तो आपके ये यूट्यूबर ही देख रहा हूँ कि बहुत गाँव के लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद शर्मा को हमने 5 साल में देखा ही नहीं, वो प्रोग्राम कहाँ कर दिया उन्होंने। सुख दुख का मोहित भाई, सुख दुख का यही तो मतलब है ना। कोई व्यक्ति दुख में है, एक किसान जो है वो अपना पेट नहीं भर रहा है, एक मजदूर अपना पेट नहीं भर पा रहा, तो उसको ऐसा वातावरण प्रदान करना कि जिससे वो पेट भरने की तरफ चला जाए, यही तो सुख दुख में शामिल होना होता है ना। तो इस सारी चीज को किसने फैसिलिटेट किया। दीपेंद्र हुड्डा के 10 साल के जब शासनकाल में थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, उनके फैसिलिटेशन को देखो आपके, उन्होंने इस प्रक्रिया को सुगम बनाया कि नहीं बनाया। और 10 साल में बीजेपी का देखो, अरविंद शर्मा जी का भी देखो कि इन्होंने क्या किया। अब अगर ये कुछ कर देते तो किसान आंदोलन होता क्या, या आज हर वर्ग जो है वो इस बात में, इस कसम में है कि भाई वो अपना जीवन यापन कैसे करे। इस कसम को बीजेपी ने बढ़ाया है और अरविंद शर्मा उसके प्रतिनिधि हैं। ये सारी वो बता दें। अच्छा, एक बात बताओ, मैम आपका हल्का है, मदेना आपका गांव है। 10 साल आपने दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल का जिक्र किया, 4 से 14 तक का। उन 10 साल के दौरान मैम हल्के में कोई केंद्र का प्रोजेक्ट आया हो, कोई ऐसा डेवलपमेंट जो मैम इलाके में हुआ या मैम हल्के में हुआ हो कांग्रेस की तरफ से? देखो मोहित भाई, कि जहाँ तक मैं है, क्योंकि मैं उस वक्त दूसरी पार्टी में था, तो मैं इतना माइन्यूटली तो आपको वो चीज़ें मैंने रीड नहीं की हैं, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ उस 10 साल के दौरान इस पूरे इलाके को, इसकी एक जो स्ट्रक्चरल जो चीज़ें थी, बेसिस था, स्ट्रक्चरल बेसिस था, उसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल बदल दिया। आप सड़कों से लेकर के और सारी चीज़ें देखो, आप खुद यहाँ के मैम के रहने वाले हो, आपको दिख जाएगा कि लोगों के जीवन स्तर को एक बूस्ट मिला था। किसान को, सबसे बड़ी बात मैं एक ही बात बताऊँ और तो लंबा डिस्कशन हो जाएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज के दिन जो पानी की एक सबसे बड़ी समस्या ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं थी उसमें आज के दिन रोहतक भी है, और रोहतक लोकसभा का एक बड़ा हिस्सा जो झज्जर में पड़ता है, जो कोसली रिवाड़ी में पड़ता है, साउथ हरियाणा जो है, क्योंकि पूरे हरियाणा में पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसका प्रभाव आपको रोहतक में देखना मिलेगा। पहले जितना पानी नहरों में आता था अब नहीं आता। मैं सिर्फ एक मुद्दे के सारे आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हांसी बुटाना नहर उन्होंने बना करके और उस पूरी चीज़ को इक्वलाइज करने की कोशिश की थी। वो
किसी ऐसे मुद्दे की तरफ नहीं गए बीजेपी की तरह कि भाई जो एक चीप पॉपुलरिटी की बात करता हो, लोगों के दिमागों को बेवजह बहकाने की बात करता हो। उन्होंने बेस को छुआ था, हाँसी बुटाना नहर। ये एक ऑन रिकॉर्ड है कि किस प्रकार से फिर वो हाँसी बुटाना नहर लिटिगेशन में फंसी, हाई कोर्ट में फंसी, सुप्रीम कोर्ट में गई, क्योंकि पर्टिकुलर चौटाला फैमिली ने उस बात को बहुत ज़्यादा विरोध किया। वो लोग हाई कोर्ट चले गए और उस हाँसी बुटाना नहर को के पूरा जो एक ऑपरेशन था ना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो करना चाहते थे, उसको रोक दिया। अब एक बात बताओ, पानी मिलेगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी। आज के दिन क्या हालात हैं, कंजम्पशन बढ़ा हुआ है, सारी आय दुगनी तो कर दी, किसने कर दिया है दुगनी? बीजेपी ने कर दी किसानों की आय दुगनी। 2016-17 में क्या था, मैं कई जगह जाता हूँ, कई जगह लोग मिलते हैं मुझे, बोला भाई उस टाइम पे हमें जो है 1400-1500 का भाव था, अब वो भाव जो है 2200-2300 तक चला गया, तो डबल हुई कि नहीं हुई? बोला भाई जब उस टाइम पे 2500 जो रेट था वो 5500-5600 है। बोला डबल होगी, और कैसे डबल होगी? बोला ये तो कांग्रेस के बकाए हुए लोग हैं जो वो कर रहे हैं। नहीं, अगर आप आंकड़ों की तरफ जाएंगे ना तो ये लोग पागल कर देंगे। आंकड़े तो इनके ऐसे हैं, और आंकड़ों से कभी भी किसी भी देश की या किसी भी समाज की या किसी भी इलाके की आप जो प्रोस्पेरिटी है, अर्थव्यवस्था है, उसको नहीं आंक सकते आप। अब क्यों, अगर किसान की आमदनी दुगनी होती तो क्यों आंदोलन करता वो? आज के दिन जो है ना, किसान की चीज़ें ऐसी हैं कि उसने उसके ऊपर जो लागत है ना खेती के ऊपर, उसको तो दुगनी कर दिया। कट्टा जो पहले 100 किलो का था उसको 90 का कर दिया, या लगातार जो कंपनियां घटाती जा रही हैं। उसकी दूसरी लागत, उसकी पेस्टिसाइड की, उसकी दूसरी जो और केमिकल फर्टिलाइजर, उसकी लागत तो दुगनी हुई है। अब मोहित भाई, जब लागत बढ़ेगी तो आमदनी दुगनी कैसे होगी? वो घटेगी। आप कंपेरेटिवली जो ये आंकड़े दिए जा रहे हैं ना कि भाई हमने 5 साल पहले इसकी इस जीन्स का इतना भाव था, और ये कह भी तो रहे हैं कि एमएसपी भी तो दे रहे हैं, हम 14 फसलें हरियाणा में एमएसपी भी करेंगे, ये कह रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये जैसे ये चीज़ क्या है कि भाई उस वक्त ये भाव था, हमने आज ये दे दिया, तो क्या इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ेगा? देश में सारी चीज़ों के भाव नहीं बढ़े हैं क्या? वो नेचुरल वे में बढ़े हैं, तो उसी पर उन जिन्सों के भी बढ़े हैं। आप देखो, पहले जूते कितने, 5 साल पहले जब बीजेपी की, 10 साल पहले बीजेपी की सरकार आई, जब जूता कितने का आता था, अब कितने का आता है? और सारी चीज़ें जो बाजार, जो जिनको प्रोड्यूस करता है, जो कॉरपोरेट जिसको पैदा करता है, वो सब चीज़ों के भाव बढ़े हैं। तो किसान कोई अलग आइडेंटिटी तो है नहीं, उसकी आमदनी दुगने का मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो स्टेगनेंट रहे, वो वहीं रहे, और उसकी आमदनी हो। अब वाइस वर्सा उसकी लागत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आमदनी जो 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 आपको आंकड़ों में दिखाई दे रही है ना कि बाजरे का भाव उस वक्त इतना था, हमने इतने का कर दिया, या गन्ने का भाव इतना था, हमने इतना कर दिया, वो सिर्फ एक नॉर्मल वे में सब चीज़ों का भाव बढ़ा है, तो उसका भी बढ़ा है। दुगनी का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है किसानों के साथ कि भाई ये कह रहे हैं कि हमने आमदनी दुगनी कर दी। ठीक है, आपने भी बीच में जिक्र किया था कि मैं उस टाइम दूसरी पार्टी में था। आप जिस दूसरी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, उस दौरान 2003 के अंदर उस पार्टी एक नोटिफिकेशन लेके आई थी मेम के डेवलपमेंट प्लान का। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, वो चीफ मिनिस्टर थे, और एक डेवलपमेंट प्लान आया था 2006 में। उसका जब कांग्रेस की सरकार आ गई, जिस पार्टी में अब आप हैं, गजट नोटिफिकेशन हो गया। और वो जो प्लान बना था डेवलपमेंट का, वो 2021 के लिए बना था कि 2021 तक हम ये डेवलपमेंट करेंगे यहाँ। लेकिन आज 2024, आज तक वो प्लान लागू नहीं हुआ। आप जिस पहले पार्टी में थे उसकी सरकार भी गई, आप जिस पार्टी में अब हैं उसकी सरकार भी गई, अब तीसरी सरकार आ गई। वो कह रहे भाई इन सरकारों ने नहीं किया, इसलिए मैम का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ना यहाँ सेक्टर आ पाए, ना कोई इंडस्ट्री आ पाई, ना युवाओं को रोजगार यहाँ मिल पाया उस लेवल पे जहाँ इंडस्ट्री अलग अलग इलाके में आ रही है, तो रोजगार भी अवेलेबल होते। वो सारी चीज़ें तो हुई नहीं, इन सरकारों ने नहीं किया। हम तो चाह रहे हैं अब अवैध कॉलोनी कटवा दें इन लोगों ने, तो यहाँ अब वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही, कहीं रास्ता नहीं है, कहीं और चीज़ें नहीं है। देखो, चौटाला साहब वाली सरकार की बात आप कर रहे हो, अगर मैं उनसे संतुष्ट होता तो उनके साथ होता। मतलब उनको मैंने छोड़ा तो इसलिए छोड़ा ना कि उनकी जो बातें हैं वो सही नहीं थी। तो कांग्रेस में अगली कांग्रेस से भी अगली नहीं, अगली अब ये चीज़ जो है वो प्लान चौटाला साहब, क्योंकि हर सरकार आती है तो वो शहर का अपना जो हुड्डा है वो अपने अलग तरीके से देखता है। अब कुछ चीज़ें हैं ना, वो क्या होता है कि कई बार चीज़ें लिटिगेशन में फंस जाती हैं, ज़मीन है उसके ऊपर है, या और कुछ चीज़ें हैं। नहीं, अगर ये चीज़ें होती तो 2006 में गजट नोटिफिकेशन क्यों किया फिर कांग्रेस की सरकार ने? गजट नोटिफिकेशन का मतलब ये ना कि हम काम शुरू करेंगे। अब गजट नोटिफिकेशन दे दिया, उसके बाद 2024 आ गया, आज तक वो चीज़ें वहाँ की वहाँ खड़ी हैं। नहीं, 2006 से ऑनवर्ड्स जब हुड्डा साहब की सरकार रही तो उसमें ज़रूर काम हुआ है, या काम आप हुआ मैम होगा। के हैं, आप बता दो कोई एक काम बता दो मैम के डेवलपमेंट में कुछ भी हुआ तो। आज भी मैम के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है साफ। इसके अलावा आप बता दो डेवलपमेंट में आप क्या उम्मीद करते हो, जो मैम के लोग आज भी पीने के पानी की उम्मीद कर रहे हैं कि हमें साफ और स्वच्छ पीने का पानी मिले।
पीने के पानी की तो मोहित भाई वर्ल्ड वाइड समस्या है। कहीं पर मैं अभी तो ये बता रहा था ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। जब नहरों में पानी नहीं होगा तो पीने का पानी वहीं से तो आएगा। अंडरग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, ये एक अलग क्राइसिस है। और कोई भी सरकार और निश्चित रूप से 2006 से लेके और 2014 तक जो जब सरकार थी, उस वक्त के हिसाब से उसकी सप्लाई पूरी हुई होगी। अगर आप ये कहो कि भाई हुड्डा साहब ऐसा अरेंजमेंट करके जाएं कि वो जब तक ये धरती रहे तब तक वो अरेंजमेंट रहे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। उन्होंने अरेंजमेंट किया 2006 से 2014 तक की जो उनकी सरकार थी, उस वक्त उनका अरेंजमेंट पूरा होगा। अब आगे जो 10 साल से अब तो बीजेपी की सरकार है। ये जो सारी इरेगुलरिटी जो आप बता रहे हो, ये उस दौरान, क्योंकि मेंटेन करना और जनसंख्या बढ़ने के हिसाब से, आबादी बढ़ने के हिसाब से उसकी सप्लाई बढ़ाना, वो उस वक्त की तत्कालीन सरकार का काम है। ये बीजेपी की सरकार, ये आप पूछो ना बीजेपी के किसी नेता से, अगर आप करो तो पूछो कि भाई एक बेसिक चीज़ है। अभी आप इंटरव्यू में कहा कि अरविंद शर्मा जी इतने प्रोग्राम करे, तो अरविंद शर्मा से ये सवाल आप उनसे पूछो ना कि जी आपने प्रोग्राम कर लिया होंगे इतने भी। अब महम में पानी की पीने की सप्लाई नहीं, जो बेसिक चीज़ है, पानी तो भोजन के बाद अगली चीज़ है ना, बल्कि भोजन से वो पहले। कह रहे हैं कि 150 करोड़ के जल जीवन मिशन के काम चल रहे हैं महमलके में, और कुछ ही दिनों में जो है समस्या दूर हो जाएगी। हमारे 150 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उनके चलते रहते हैं प्रोग्राम, मिशन चलते रहते हैं। कब पूरे होंगे? 10 साल में पूरे नहीं हुए तो। मतलब आप ये सोचो ना कि एक बेसिक चीज़ है पानी, तो पीने का पानी तो। और क्योंकि अब नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज है ना, जैसे पहले कुएँ थे, तालाब थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गया अब। तो अब एक आदमी जो गरीब है, मान लो जिसके घर में आरओ नहीं होगा, वो कहाँ से पिएगा जी? नेचुरल रिसोर्सेज से सब तो अलग बात थी। तो इसलिए अब तो सरकार को ये चीज़ सबसे पहले करनी चाहिए। अब चल रहे हैं जी, आप लेके आएंगे हम उसको चीज़ों को, वो एक अलग प्रकार की चीज़ें हैं। चलो इसमें इससे हट के थोड़ा एक पॉलिटिकल सवाल है मेरा। अरविंद शर्मा ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है दीपेंद्र को 2 लाख वोटों से हराएंगे। पिछली बार तो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, 7,500 से हराए थे, अब की बार 2 लाख वोटों से हराएंगे। क्या सिचुएशन है आपकी पार्टी में? अंदरूनी कलह जग जाहिर है, किसी चीज छुपी तो है नहीं। क्या माहौल है अब की बार? अरे भाई, अंदरूनी कलह, आप जो है ना, आप पत्रकार भी कांग्रेस के अंदरूनी कलह की बात करते हो। अंदरूनी नहीं, आपको जनता थोड़ी है, आपको तो आपकी पार्टी हरा रही है। वो आदमी उसको हराना चाहता, वो वहां से अपना काटा निकालना चाह रहा है। आप लोग एकजुट होकर कहाँ लड़ रहे हो? अब बता दो, एक सीट पे बता दो भाई, इस सीट पे हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं, कोई एक सीट। मतलब आपके पास ये क्या पैमाना है कि हम एकजुट होकर नहीं लड़ रहे? ये अब एक सीट का नाम ले दो भाई, यहाँ लड़ रहे हैं हम। सारी की सारी सीटें बताओ, कौन सी सीट ऐसी है जहां पे आपको कल आप फिर आपकी पार्टी, मैं आपकी सीट, अब आप जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो दादरी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दादरी भिवानी महेंद्रगढ़ का उदाहरण ले देते हैं। टिकट अनाउंस होने से 2 दिन पहले श्रुति का एक ट्वीट आता है, एस और एफ के बीच में जो है वो हार रहे हैं चुनाव। आधे घंटे बाद आता है क्लैरिफिकेशन के डी फॉर धर्मवीर सिंह। उसके आधे घंटे बाद वो दोनों ट्वीट डिलीट हो जाते हैं। उससे अगले दिन रावदान सिंह को टिकट मिल जाती है। तो आपकी पार्टी के नेताओं ने इशारा कर दिया, क्लैरिफिकेशन बाद में देनी पड़ी, वो अलग चीज़ है। नॉमिनेशन होता वो वहाँ नहीं जाते, वो वहाँ जाते हैं तो बोले हमारी टेलीफोन पे बात होगी, हम सब कर रहे हैं, एकजुट होकर कहाँ कर रहे हैं आप बता दो। तो सबको अपना क्लेम रखने का अधिकार तो होगा ना। तो पार्टी का एक मंच भी तो होता है, पार्टी के आधिकारिक मंच पे आ जाए। फिर आपके प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है, बोले किरण चौधरी की क्या हैसियत है कि हम उनसे सलाह मशवरा करके काम करेंगे। मैं आपका जवाब, आज की हालत क्या है? आज किरण चौधरी, श्रुति चौधरी जो है दान सिंह के पक्ष में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं? ठीक है, आदमी जब क्लेम करता है कुछ समय के लिए उसको डिप्रेशन भी होता है और डिससेटिस्फाई भी होता है। आप उस मोमेंट को भूल जाओ, उसके बाद का देखो ना। अब हम तो भूल गए, लेकिन जनता नहीं भूल पाती ना। जनता तो आपकी इसको कड़े को देख रही है। जनता तो आप जाके देखो, अब ये इलेक्शन तो संभाली जनता ने रखा है। जनता बिल्कुल भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी लगे हुए हैं, जिसको आप कलह कह रहे हो, कलह कहीं नहीं है। और फिर दूसरी बात, आप बीजेपी की कलह की बात क्यों नहीं करते? जहां इनके ये साफ दिखाई दे रही है। कितने नेता खट्टर साहब ने घर बैठा दिए, आप क्या वो आराम से बैठे हैं क्या? रामविलास शर्मा की आप टोन देखो, ओम प्रकाश धनखड़ देखो, कैप्टन अभिमन्यु, मतलब वो सब उनकी कला की आप बात नहीं करते कभी भी। यहाँ एक नॉर्मल एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ बीजेपी नैरेटिव सेट करती है, ऐसे हमारे पत्रकार साथियों ने नैरेटिव सेट कर दिया कि भाई कांग्रेस में कलह है। अब वो कलह को, ये तो जग जाहिर है ना उनके। बताओ कहाँ जग जाहिर है? कौन है आदमी ये क्या कह रहा है? आपकी पार्टी में तो 100 उदाहरण है, उनकी पार्टी में कोई 1-2-4 उदाहरण जनता को बता दो आप, ये उदाहरण उनकी पार्टी के। ये सारे ये उदाहरण आपको दिखाई नहीं देते क्या? तो एक भी आदमी ने अनुशासन नहीं तोड़ा वहां, जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैंने देखा। आप बता दो आप कांग्रेस की बताओ किसने अनुशासन तोड़ा?
आपके प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष माँ के बारे में कह रहे कि उनकी क्या हैसियत है कि हम उनके बारे उनसे विचार विमर्श करके काम करेंगे। ये आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा ना। हाँ हाँ तो नहीं, क्या नहीं, ये नहीं, क्या ये आप कहते हो हमारी पार्टी लोकतंत्र की पार्टी में ये चीजें सही हैं? अरे भाई, जो बयान है पत्रकार उसको एक विशेष हिस्से को, ये भी बीजेपी की आईटी सेल का कमाल है कि एक हिस्से को तोड़ के और उसको अलग दिखा देते हैं। आप उस और पूरी पीसी को सुनो। दूसरी बात पूरी पीसी को मैंने सुना है, पूरी पीसी को। ठीक है। ये हैसियत वैसे ये चीजों को ना बढ़ा देना, मतलब उसमें कलह को बढ़ा देना। नहीं तो एक प्रदेश अध्यक्ष के मतलब इस तरह के बयान होते हैं कि वो पार्टी में कलह को नहीं जग जाहिर करते कि भाई कौन लोग किस तरह से बात करें, ये चीजें नहीं होती। नहीं, ऐसी कोई उनकी ना तो भावना थी, ना उनकी कोई ऐसी चीज़ थी। जो चीज़ बढ़ाई जा रही है ना, ऐसे शब्द की ऐसी कुछ नहीं थी। किरण चौधरी जो है ना एक सम्मानित नेता है, और उदय भानजी भी बहुत सम्मानित और बहुत बुजुर्ग वो हैं। उनको पता है सारी चीज़ों का किस, और ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक भी सब सीटों के ऊपर बहुत, शैलजा जी आप सिरसा से शुरू हो जाओ और फरीदाबाद तक चले जाओ, भिवानी महेंद्रगढ़ के स्टोर से शुरू होकर आप अम्बाड़ा तक चले जाओ, सब के सब लगे हुए हैं। और दूसरी बात, एक बात और कहता हूँ मैं, अगर किसी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षा में इस बार कुछ करने की कोशिश भी की, चलो मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, तो जनता देख रही है सबसे बड़ी बात, क्योंकि इलेक्शन जनता ने संभाल लिया है। तो जनता इस चीज़ को, सारी चीज़ों को देखे। ठीक है, एक आखिरी सवाल और है। लोग कहते हैं रोहतक जिले में कि भूपेंद्र हुड्डा ने हमेशा परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। उदाहरण है, चाहे वो मैम से आनंद सिंह दांगी का ले ले, उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कहते हैं भाई सब एक भी नेता बता दो, कोई नेता उभारा हो तो नेता छोड़ के बेशक गए हो। उदाहरण कृष्ण मूर्ति का देते हैं वो। भले पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बता दो आपकी कौन नेता भूपेंद्र हुड्डा ने उभार दिया। रघुवीर कादिया ने 6-7 दफा विधायक बन लिया, फिर वो तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं वो अपनी पुत्रवधू को आगे कर रहे हैं। परिवारवाद को भी आप लोग बढ़ावा दे रहे हो, लोग ये भी कहते हैं। आपका जो सवाल है ना, उसका दो हिस्से में जवाब देना पड़ेगा। पहला हिस्सा आपने छेड़ दिया दीपेंद्र हुड्डा का, दूसरा आपने महम हल्के की बात की। देखो, दीपेंद्र हुड्डा की जहाँ तक बात है ना, उसको आप लोगों के ऊपर थोपा हुआ नहीं कह सकते। मतलब एक सीट खो के, राज्यसभा को खो के आप लोकसभा पाना चाहते हो तो थोपा हुआ नहीं तो क्या है? एक सीट खो के आप एक सीट पाना चाहते हो, इसके पीछे क्या, फिर वो समझाओ। अभी आप, मैं परिवारवाद वाले का जवाब दे दूं, आप इसका जवाब दे। नहीं, लोग इसी बात पे सवाल उठा रहे हैं, एक सीट खो के एक चीज ले रहे हैं। मैं दोनों का दे देता हूं। पहले आप परिवारवाद की बात, उसका जवाब दे देता हूं, फिर मैं ये आपका ये राज्यसभा और लोकसभा वाली का दे। ठीक है। जहां तक दीपेंद्र हुड्डा की बात है, तो परिवारवाद वो होता है जब कोई व्यक्ति एक परिवार विशेष में पैदा होने की वजह से जनता के ऊपर थोपा जाए, उसको आप परिवारवाद कहो। कि वो उसमें अपने में तो कोई टैलेंट नहीं है और वो लोगों के ऊपर थोप दिया क्योंकि वो बड़े पिता का पुत्र है, यही तो परिवारवाद होता होगा। दीपेंद्र हुड्डा को आज के दिन आप रोहतक से या पूरे हरियाणा में किसी एक व्यक्ति से कहला दो कि वो थोपा हुआ है या जनता की पसंद है, मैं तो ये कहता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से भी ज़्यादा लोकप्रिय है वो। आप कैसे उनको थोपा हुआ कह सकते हो? और लगातार इलेक्शन देखो, पिछला इलेक्शन वो नैरो मार्जिन से हारे, वो एक अलग विषय है। इलेक्शन में हार जीत चलती रहती है, लेकिन आप उनको जनता को पर थोपा हुआ बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जनता ने उनको स्वीकार किया है। सिर्फ इस बात के नाते कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के हैं, आप इसको परिवारवाद कहो तो ये उसके साथ अन्याय होगा, उसकी अपनी कार्यशैली, उसके टैलेंट पर अन्याय होगा। ये हम नहीं कह रहे, जनता सवाल पूछ। नहीं, मैं जनता को ही बता रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं जनता को कह रहा हूँ कि भाई उसकी, वो लगातार जनता के साथ संपर्क में है। और आज के दिन भाई हरियाणा में अगर जनता के द्वारा पसंद किया गया कोई नेता है तो वो दीपेंद्र हुड्डा है। तो फिर आप उसको थोपा हुआ कैसे कह सकते हो? परिवारवाद थोपा हुआ हो। जहाँ तक महम की बात की आपने, यहाँ मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ कि भाई एक पिता जो एक लंबे समय तक, मेरे तो आदरणीय हैं, रिश्ते में मेरे दादाजी लगते हैं, वो लंबे समय तक वो विधायक रहे। अब इस बात को मैं अगर आज उन्होंने जिस तरह से डिक्लेयर किया है कि भाई मैं नहीं, अब ये होगा, मैं इससे ये आपको मानता हूँ कि परिवारवाद है। अब जो आनंद सिंह दांगी जी ने जो है ना 1990 में, हम तो बच्चे थे, मैं तो 14-15 साल का था उस वक्त से, तो उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के विरुद्ध चुनाव लड़ा। वो परिवारवाद के विरुद्ध उन्होंने एक आंदोलन किया क्योंकि चौधरी देवलाल उस वक्त अपने लड़के ओम प्रकाश चौटाला को आगे बढ़ाना चाहते थे और आनंद सिंह डांगी को वो परिवारवाद लगा, तो उन्होंने उसको आंदोलन किया, सारा सब कुछ हुआ, हम सब जानते हैं उस चीज़ को। अब वो अपने लड़के को आगे बढ़ाना चाहते हैं और स्टेज पे कह दिया उन्होंने कि जी मैं अब नहीं, मैं नहीं, आपकी सेवा बलराम करेगा। तो क्या आप उस वक्त गलत थे या आज गलत हो? आप चौधरी देवलाल का जो परिवारवाद था उसका तो आप विरोध करते हो और आप अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो या तो उस वक्त गलत थे
या आज गलत हो, क्योंकि आप खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। एक व्यक्ति खुद के ही विचार का विरोध नहीं कर सकता, और ये बिल्कुल परिवारवाद है। क्योंकि आज के दिन महम की हल्के में कोई एक भी व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं होगा कि आनंद सिंह डांगी के लड़के वो अपने टैलेंट या लोकप्रियता की वजह से जनता उनको पसंद करती है, इसलिए उनको एक विधायक की टिकट दी जाए, इसको थोपा हुआ। कल अगर उनको जनता स्वीकार कर लेगी तो फिर वो भी परिवारवाद नहीं होगा। लेकिन आज की स्टेज में उनके द्वारा उसको आगे बढ़ाना निश्चित रूप से परिवारवाद है। और मोहित भाई, ये चीज़ें है ना, ये प्रक्रिया पूरी लोकतंत्र में इसको डिमोरलाइज किया जाना चाहिए। इस प्रकार की प्रैक्टिसेस ना हो कि भाई लोकतंत्र तभी तो होगा जब ये तो एस्टेब्लिश होगा कि पिता की जगह पुत्र, उसकी जगह वो चीज़ें। ये बिल्कुल गलत बात है और इस चीज़ को डिमोरलाइज किया जाना चाहिए। और जो ठीक लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, जो जनता के साथ जुड़े हैं, उन्हीं को आगे आना चाहिए। अच्छा, आप एक आखिरी बात कर लेते हैं। राज्यसभा को खो के लोकसभा पाना चाहते हो, इसके पीछे क्या है? देखो, इसमें मोहित भाई ये अपनी एक पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है कि कई बार क्या है कि किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाने से पूरे प्रदेश में एक एनर्जेटिक माहौल बन जाता है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव लड़ने से पूरे हरियाणा में माहौल एनर्जी की तरफ गया, एनर्जेटिक गया। अगर दीपेंद्र हुड्डा की जगह कोई रोहतक से और चुनाव लड़ता तो वो एनर्जी नहीं आ पाती। पार्टी की ये स्ट्रेटजी हो सकती है, कई स्ट्रेटजी हो सकती हैं। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आपने ये खो दिया, ये पा लिया, ये खो दिया, ये पा दिया। राजनीति में कई चीज़ें हिडन भी होती हैं, वो अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी है। तो इसकी तरफ हमें जाना भी नहीं चाहिए और ये डिस्कशन भी ना हो। ये तो पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है। राज्यसभा में थे तो भाई लोकसभा, आपने राज्यसभा क्यों खोई? आप कैसे कह सकते हो कि राज्यसभा खोई गई? राज्यसभा दोबारा भी आ सकती है। और फिर अगर इसको ना अगर लोकसभा भी तो आ सकती है, किसी और को चुनाव लड़, लोग यही तो पूछ रहे हैं ना भाई, और कोई नेता नहीं है क्या रोहतक जिले में कि भाई किसी और को चुनाव लड़वा दे? कांग्रेस एक दीपेंद्र है क्या सारी चीजों में? मैं उसको बता तो चुका कि दीपेंद्र आज के दिन लोगों की पसंद है, एक एनर्जी का प्रतीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनकी यही योजना होगी कि दीपेंद्र को रोहतक से लड़ाने के बाद पूरे प्रदेश के जो दूसरे कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट के ऊपर एक एनर्जेटिक माहौल बनेगा। भाई दीपेंद्र लड़ रहा है, दीपेंद्र लड़ रहा है, तो उस हिसाब से। और वो माहौल इतना एनर्जेटिक नहीं रहता अगर दीपेंद्र नहीं लड़ता तो। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटजी इस प्रकार की, इस बात के ऊपर उन्होंने की होगी। और ये मैथमेटिक्स तो है नहीं जो आप कह रहे हो ना, एक खो दिया, ये खो के ये पाना, मैथमेटिक्स नहीं है, उसमें कई चीज़ें दूसरी प्रकार की। ठीक है, पार्लियामेंट के 3 महीने बाद जो है असेंबली के चुनाव है, तो उस टाइम भी माहौल बनाने के लिए दीपेंद्र का इस्तीफा दिलवाया जाएगा और उनको असेंबली का चुनाव लड़वाया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है? ये तो आपका एक मतलब भविष्य का सवाल नहीं, है। तो मतलब इसी तरीके से हो रहा है, तो हो सकता है प्रदेश में एनर्जेटिक माहौल बनाने के लिए दीपेंद्र को फिर उतार दो मैदान आप एक बात बताओ, क्या इस प्रकार की चीज़ें पहले प्रदेश में नहीं हुई हैं क्या? तो मतलब वही तो है ना, अभी बीजेपी के लोग ये सवाल उठा रहे हैं। कृष्ण मूर्ति हुड्डा डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि बोले अभी बाबू बेटा के अलावा कोई और नहीं है क्या? नेता प्रतिपक्ष का पद इनके पास, राज्यसभा इनकी, लोकसभा इनकी, विधानसभा इनकी, सब कुछ इनका, इनके अलावा कोई नेता नहीं है क्या? वो यही तो सवाल उठा रहे हैं बार बार, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। देखो, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी अपनी निजी महत्वाकांक्षा में कुछ भी सवाल उठाएं, मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हो कि भाई 3 महीने के बाद असेंबली के चुनाव हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा को फिर लड़ाया जाएगा कि नहीं लड़ाया जाएगा? या आप कह रहे हो कि एनर्जेटिक बनाने के लिए उसको लड़ाया जाएगा? तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या अगर ऐसा हुआ तो इस देश में पहली बार होगा क्या? इस प्रकार की चीजें पहले भी होती रही हैं। राजनीति में कोई चीज ये नहीं होती को ये कि हम उस दिन ये करेंगे, उस दिन ये करेंगे। यहाँ तो पल पल में रणनीति बदलनी पड़ती है भाई। सुबह की रणनीति शाम को बदलनी पड़ती है, शाम की रणनीति अगले दिन सुबह बदलनी पड़ती है। तो ऐसी रणनीति में हो भी सकता है, अगर इस बात की तो कोई संभावना इनकार कर ही नहीं सकते ना आप कि नहीं होगा। अच्छा, हरियाणा में 11 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, 10 पे जो है लोकसभा चुनाव है और एक करनाल की सीट पे बाई इलेक्शन है। तो कांग्रेस कहाँ अपने आप को देख रही है 11 में से? कांग्रेस जनता के हिसाब से, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहाँ देख रहे हो? अगर मेरा व्यू आप पूछो, कांग्रेस का व्यू भी उसी में है कि जनता आज के दिन जनता चुनाव लड़ रही है बीजेपी के विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में। आज के दिन 10 की 10 सीटों पर फाइट है। 3-4 सीटें आपको बिल्कुल अलग से दिखाई देती हैं कि वो है, जैसे रोहतक है, सोनीपत है, शैलजा जी की सीट है, सिरसा की सीट है, हमारी साथ की सीट भिवानीवाड़ी है, हिसार भी ऑलमोस्ट है। तो ये सीटें तो एक एडवांटेज दिखाई देती है।
लेकिन मोहित भाई वो तो जिस दिन पोलिंग होगी, क्योंकि मेन चीज़ ये है आज के दिन जो भी माहौल हो, 25 तारीख को बूथ के ऊपर क्या माहौल होगा इसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करेगा, आज के माहौल पर डिपेंड नहीं करेगा। आप और हम कैलकुलेशन करते हैं कि आज अब जो माहौल है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो आज के दिन जो माहौल है अगर इसी ने कंटिन्यू किया तो कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। मतलब 9 सीटें पर कांग्रेस लड़ रही है, एक तो अलायंस जो कुरुक्षेत्रा की सीट पे है। तो ये अलायंस जो इंडिया अलायंस है वो 10 की 10 सीटें जीतने जा रहा। आज का जो माहौल है, जो मेरी जो पॉलिटिकल जो दिमाग है वो जो कह रहा है उस चीज़ को, कांग्रेस भी इसी एंगल से देख रही है, एनर्जी का माहौल है। ठीक है, ये सुकून सिंह हैं। 4 तारीख को आपसे दोबारा मिलेंगे, जब नतीजे आएंगे तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इन्होंने एक सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है, परिवारवाद के ऊपर, एक सीट खोना, दोबारा पाना, एनर्जेटिक माहौल, उसके अलावा 1929 कार्यक्रम, सारी बातों के ऊपर खुल के जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं, आपने सुने हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर इनसे आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। इनके साथ दोबारा जुड़ेंगे और आपका सवाल लेने का प्रयास जो है वो ज़रूर करेंगे। समय दिया दांगी साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मोहित भाई, धन्यवाद।